बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनवीटी से रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 84 तक डिस्कशन कर ली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले अपने पास कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन की डिस्कशन कर देंगे। न्यू कॉन्सेप्ट्स में आज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इन शॉर्ट एनपीवी। अच्छा बेटा, नाम से ही जाहिर है कि हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन नेट नेट से मुराद होता है कि एक टोटल अमाउंट है, तो उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्ट करो, कुछ ना कुछ माइनस करो, तो जो रेजिडुअल वैल्यू हो, मतलब बचा बकी बकाया जो आपके पास अमाउंट आती है ना, उसे नेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने, आपके पास डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट अमाउंट्स गिवन होंगी। आपने उन तमाम अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है और फिर जाकर डिसीजन मेकिंग करनी है। बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं कि आइदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट में या नहीं करनी चाहिए, या अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद हों तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कौन से प्रोजेक्ट में करनी चाहिए। तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास आता है कि हमने उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले भी आप कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग किया करते थे जिसमें आप लोग कहते थे कि अगर किसी चीज को सेल करना है या परचेज करना है तो उनको कौन सी अमाउंट पे करें, लीजिंग ऑप्शन पे जाएं, कैश ऑप्शन पे जाएं, या आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन एक ही अमाउंट पे करके उसको परचेज करें या सेल करें। तो आप लोग उस टाइम पे भी डिसीजन मेकिंग किया करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। अब प्रोजेक्ट्स में लाजिम बात है आपने कैश इन्वेस्टमेंट भी करनी है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी है। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कहलाता है आपका कैश आउटफ्लो। और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा उसे कहा जाता है कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो जो आप इन्वेस्ट करें, मतलब आप ये देखो, आपकी पॉकेट से पैसा गया तो कैश आउट हुआ, आउटफ्लो है। आपके पास पैसा आया, जब रिटर्न मिलेगा तो पैसा आपके पास आएगा, कैश इन हुआ तो वो इनफ्लो कहलाएगा आपके पास। तो आपने किसी भी प्रोजेक्ट के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आपस में कंपेयर करना है। अच्छा, मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझाते हुए ना बच्चों से अक्सर, मतलब ये बात याद रह जाए तो उसके लिए पूछता हूं कि भाई आप लोगों ने प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होता था? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एम आई राइट? कुछ ही मल्टीप्लाई करना। अब अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू बेसिकली हमारे पास कैश इनफ्लो है। एम आई राइट? रेवेन्यू हमारे पास कैश इनफ्लो है और कॉस्ट कैश आउटफ्लो है। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं आपसे यहां पे कहूं कि हम इसको लिख सकते हैं कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। मतलब जो आपको रिटर्न मिला इन टोटल, उस रिटर्न में से अपनी इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, तो जो अमाउंट आपके पास बचेगी वो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका प्रॉफिट। मतलब अगर वो पॉजिटिव होगी तो प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव हुई तो फिर लॉस बन जाएगा आपके पास। लेकिन आपने कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो नहीं माइनस करना। हमारा टॉपिक क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपने अपने तमाम तर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से लेस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो प्रॉफिट नहीं, हम इसको यहां पर क्या कहते रहते हैं? एन पी
वी। तो ये एनपीवी का फार्मूला है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस में यही देखना है कि आपके इनफ्लोज कौन कौन से हैं और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन पर हैं, और आपके आउटफ्लोज कौन कौन से हैं और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन पर है। मोस्टली जो आपका आउटफ्लो होता है वो 0 टाइम ड्यूरेशन पर होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट, और वो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर मौजूद होती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और भी आउटफ्लो हो जाता है तो आपको बता देगा कि आपका ये आउटफ्लो है। तो आपने अपने इनफ्लोज के जितने भी इनफ्लोज हों उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस कर देनी है अपनी इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये एनपीवी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मींस दैट पॉजिटिव हो तो ये आपके लिए फेवरेबल है। और अगर आप लोगों के पास एनपीवी की वैल्यू लेस देन 1, सॉरी 0 करें इसको, 1 नहीं, सॉरी, मतलब पॉजिटिव हमने लिखना है, 1 नहीं करना इसको। एनपीवी इफ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो तो फेवरेबल, और अगर लेस देन 0 मींस दैट अगर नेगेटिव में चली जाए तो ये आपके पास एडवर्स या अनफेवरेबल होगी। अगर एक ही प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद हो और आपसे पूछा जाए कि ये प्रोजेक्ट है हमारे पास और इसके ये रिटर्न्स हैं, बताएं हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो आप लोगों ने उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आ जाए पॉजिटिव मीन आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। अगर आंसर आ जाता है नेगेटिव तो मतलब आपको वो लॉस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर दो प्रोजेक्ट्स और आपसे कहा जाए कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो जिसकी एनपीवी की वैल्यू ग्रेटर हो आपने उसमें जाके इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, एक की एनपीवी है 100 दूसरी की एनपीवी है 120, तो 120 वाले में इन्वेस्ट करेंगे। एक की एनपीवी है 50 दूसरी की एनपीवी है -20, तो 50 वाले में इन्वेस्ट करेंगे। एक की एनपीवी है -20 दूसरी की एनपीवी है -50, तो फिर किसी में नहीं करेंगे, दोनों में लॉस है। क्या मैं इसलिए इन्वेस्ट करूंगा कि मुझे लॉस हो जाए? तो हम उसे कहेंगे कि भाई किसी में ना इन्वेस्ट करो, दोनों में लॉस है। ऑलराइट, लेकिन अगर आपसे कोई कह भी दे तो मतलब मजबूरी है आपकी कि इन्वेस्ट हर हाल में करना है, तो फिर उस वहां पर जाएंगे जहां पर लॉस कम। अदरवाइज दोनों में लॉस है, हम किसी में भी इन्वेस्ट नहीं। और अगर आप लोगों के पास एनपीवी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, आपने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं वही चीजें लिख रहा हूं कि P ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू प्रॉफिट, P लेस देन 0 इज इक्वल टू लॉस एंड P इज इक्वल टू 0 ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर क्या होगा? जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो ये एक किस्म का आपका ब्रेक, मतलब आपकी चॉइस, आप चाहें तो इन्वेस्ट करें चाहे ना करें, लेकिन इन्वेस्ट करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं हो। ऑलराइट, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अब हम लोग इस चीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। इस टॉपिक को ना बड़ा सिंपल सा बना दूंगा आप लोगों के लिए, मतलब इजीली ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि यहाँ तो कोई मुश्किल है, कोई ऐसी चीज जो न्यू आपने पढ़ी हो। अच्छा, अब हम लोग ना दो प्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट ए है, दूसरा प्रोजेक्ट बी। मेरे पास 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बेटा याद रखना इन्वेस्टमेंट हमेशा 0 टाइम ड्यूरेशन पर, इन्वेस्टमेंट हमेशा 0 टाइम ड्यूरेशन, 100,000। मेरे पास 1 लाख रुपए मौजूद हैं।
तो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्टमेंट बताए मेरा कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो? तो बेटा क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कि इनफ्लो या आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा तो ब्रैकेट में शो करेगा। तो हमेशा समझ लीजिएगा कि ऐसी अमाउंट जो ब्रैकेट में मौजूद होंगी वो आपके कैश आउटफ्लो होंगे, और जो पॉजिटिव विदाउट ब्रैकेट नजर आएंगी वो आपके कैश इन, वरना अलग अलग बता देगा कि ये आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है। क्लियर? लेकिन अगर एक ही कॉलम में चल रहा है, कुछ नहीं बता रहा इनफ्लो या आउटफ्लो, तो आउटफ्लो वाली अमाउंट्स ब्रैकेट में मौजूद होंगी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये ऐसा समझ लीजिए जैसे बैंक ए एंड बैंक बी है। मेरे पास 1 लाख रुपए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। बैंक ए वाले हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आज आप हमें 1 लाख रुपए देते हैं तो हम अगले 5 साल तक एनुअल बेसिस पर आपको 30-30 हजार रुपए देते रहेंगे। हर साल के एंड पर हम आपको 30-30 हजार रुपए देते रहेंगे अगले 5 साल तक, अगर आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वैसे अगर आप देखें इस चीज को, 1 लाख इन्वेस्ट करूं तो 5 सालों के अंदर मैं 1.5 लाख रुपया लूं, और अगर हम लोग ये टॉपिक ना पढ़ें तो हम लोग तो कहेंगे कि यार कितनी यार बेहतरीन ऑफर है, क्यों ना मुझे ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग कभी भी एक्चुअल वैल्यूज को देखकर कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। बैंक बी वाले आ गए, उन्होंने कहा कि भाई आज आप हमें 1 लाख रुपया देते हैं तो हम आपको फर्स्ट ईयर में पे करेंगे 30,000, बल्कि इसको 20 कर लें। फर्स्ट ईयर में हम आपको पे करेंगे 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। अच्छा, ये जरा ऐड कीजिएगा, ये टोटल कितने बन रहे हैं? नहीं किया? अब ये 1.5 लाख पूरा हो गया। ओके। अच्छा, मैंने मतलब आपको जरा डिफरेंस बताना था। दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताना था। बैंक बी वालों ने कहा स्टार्ट में हम आपको 20,000 रुपए देंगे, बाद में 25, 30, 35, 40, हम भी 5 साल तक ही रिटर्न देंगे। अब अगर यहां पर देखें ना, बैंक ए वाले भी 150 दे रहे हैं, मैंने आपको डिफरेंस शो करना था तो इसलिए मैंने इनको ना बराबर रखा है। बैंक ए वाले भी मुझे 5 साल में 1.5 लाख रुपए दे रही हैं, बैंक बी वाले भी मुझे 5 साल में 1.5 लाख रुपया ही दे रही हैं। लेकिन फर्क क्या है, बैंक ए वाले हर साल इक्वल अमाउंट पे कर रही हैं, जबकि बैंक बी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स पे कर रही है। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? अब अगर हमने ये टॉपिक ना पढ़ा हुआ होता, हम कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। एम आई राइट? मतलब अगर हमने ये टॉपिक ना पढ़ा हुआ होता, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती तो हम बिल्कुल ऐसे ही करते। सपोज अगर मैं कह दूं बैंक बी वाले एंड पे 45,000 रुपए देंगे, तो आप कहेंगे कि 155,000 है इन टोटल, बैंक बी के पास चलते हैं। लेकिन आपने कभी भी इसको बेस बनाकर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। अब जहां पर हम लोग एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम कर लेते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, इतनी मतलब इन्फ्लेशन होती रहती है चीजों में, कि 10% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने कहा कि जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट करनी है। ऑलराइट, अब क्या करना है, हमने प्रोजेक्ट ए की अलग से एनपीवी फाइंड करनी है और प्रोजेक्ट बी के लिए अलग से हमने एनपीवी फाइंड करनी है। जब हम लोग प्रोजेक्ट ए की एनपीवी फाइंड करने के लिए जाएंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज इक्वल टू, अच्छा क्या फार्मूला था एनपीवी फाइंड करने का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो यहां पर देखिए इनफ्लोज सेम सेम अमाउंट के हैं, एम आई राइट? तो बेटा जब इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो, सेम अमाउंट, टाइम इंटरवल सेम,
तो क्या एन्युटी लगता नहीं है? तो इसके ऊपर एन्युटी लगा दो, तो आपको इसकी प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। तो आप यहां पर देखें, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 30,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज टू पावर -5 अपॉन। तो बेटा ये आपके पास आपके तमाम तर कैश इनफ्लोज की प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। किसी को एतराज इस बात पे? क्या ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी हुई थी? अच्छा, अब हम लोगों ने ना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं फाइंड करनी, प्रेजेंट वैल्यू नहीं फाइंड, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर है, तो आपने सिंपली इसमें से 100,000 लेस कर देना है। अगर ये कोई आउटफ्लो सेकेंड थर्ड ईयर पे भी होता तो मैं उसको भी 0 पर लेकर आता, तो उसके साथ डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 13,724। अच्छा, किसी को इस वैल्यू पर एतराज? ये क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर मेरे पास होना तो होता सिर्फ प्रोजेक्ट ए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सिर्फ प्रोजेक्ट ए, और आपसे कहेंगे फाइंड एनपीवी, तो हम लोग उसको क्या आंसर कर देंगे? 13,724। कोई मुश्किल चीज है? तो 2 मार्क्स आपके हो जाने हैं सिर्फ इतना काम करने पर। इसी तरह प्रोजेक्ट बी की कोई इस तरह से इनफ्लोज आउटफ्लोज देगा और कहेगा फाइंड एनपीवी। अगर प्रोजेक्ट बी के लिए मैंने एनपीवी फाइंड करनी हो तो इसकी एनपीवी हम कैसे फाइंड करेंगे? एनपीवी, देखिए भाई फार्मूला बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें इनफ्लोज देखो, लास्ट वाले 5 इनफ्लोज हैं, उन सब की प्रिंसिपल अमाउंट एनवीटी नहीं अप्लाई हो सकता। क्यों? वैल्यूज डिफरेंट है। तो बेटा हर अमाउंट को अलग अलग ट्रीट करो, तो इसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे यहां पर? 20,000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर। अब ये 20,000 जीरो पे पहुंच गया। अब अभी भी इनफ्लो रहते हैं, तो इनफ्लो जब तक है ऐड करते जाएंगे। दूसरा इनफ्लो 25,000 इंटू 10% रेज टू पावर -2 प्लस 30,000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर -3 प्लस 35,000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर -4 प्लस 40,000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर -5। अब तमाम इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड कर ली, एम आई राइट? और इसमें से माइनस कर देंगे 100,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे था, 10,000 तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 125। 10,125। अगर आपसे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी पूछा जाता तो आप ये आंसर करेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल, तो प्रोजेक्ट ए, जिसकी एनपीवी की वैल्यू ज्यादा। ऑलराइट, इवन कि अगर मैं इस लास्ट वाले को 40 की जगह पे 50 भी कर दूं ना, या 45 भी कर दूं, बजाहिर 155 160 हो जाएगा, लेकिन एनपीवी कम रहनी है, तो प्रोजेक्ट ए को ही हम लोग जाके एक्सेप्ट करेंगे। ऑलराइट, तो आप लोगों की डिसीजन मेकिंग हमेशा नेट प्रेजेंट वैल्यू के मुताबिक हो। किसी को कोई एतराज? यहां तक की बात है, समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा बेटा, यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, अब मैं आपके साथ डील करता जाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्या कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको 2 प्रोजेक्ट दे दिए जाएं, उनके इनफ्लोज आउटफ्लोज आपको बता दिए जाएं, और आपसे कहा जाए विच प्रोजेक्ट इज सूटेबल, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बताएं। हो सकता है ऐसा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बताए, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है?
भाई ऐसी सिचुएशन में ना आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर लेना और दोनों के ऊपर वही अप्लाई कर देना। मतलब दोनों के लिए 10% सिलेक्ट कर लेना, दोनों की एनपीवी फाइंड कर लेना और उसके मुताबिक जाके आंसर कर देना। आप 10% सिलेक्ट करें, 20% सिलेक्ट करें, 15% सिलेक्ट करें, दोनों के लिए जब सेम रखेंगे तो आपके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात समझ आ गई। दूसरी सिचुएशन कि जब आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एनपीवी फाइंड किए बगैर मुझे बताओ कि कौन सा प्रोजेक्ट सूटेबल है। तो इसकी डिसीजन मेकिंग के लिए आपने चलना है। देखें भाई, आपको टेंशन कब तक रहती है? जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न ना हो जाए। एम आई राइट? और जैसे ही आपको पता हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो चुकी है तो फिर आपकी टेंशन एटलीस्ट कम हो जाती है कि उसके बाद आप प्रॉफिट्स में हैं। जिस प्रोजेक्ट से आपके आउटफ्लो जल्दी रिकवर हो जाए वो सूटेबल है। ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी से रिकवर हो जाए वो आपके लिए सूटेबल है। अब अगर आप लोग देखें ना तो दोनों में जो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है ना वो फोर्थ ईयर पे हो रही है। दोनों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है ना दोनों में वो फोर्थ ईयर पे है। तो हम लोग अगर यहां पर देखें तो थर्ड ईयर के एंड पर प्रोजेक्ट ए मुझे 90,000 दे चुका है, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट बी ने थर्ड ईयर के एंड तक कितने दिए हैं? 75,000। तो कौन जल्दी से रिकवर करने वाला है मेरी इन्वेस्टमेंट को? ए इज प्रेफरेबल। बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो इस तरह से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि जी। और बहुत कम ऐसी सिचुएशन आती हैं, लेकिन आ जाएं तो आपको पता हो कि वो प्रोजेक्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो फिर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक एनपीवी ही फाइंड करनी है। इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो ये आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड मौजूद है कि जिस प्रोजेक्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाए आपने उसको प्रेफरेबल कहना है। बात क्लियर हो गई यहां तक, जहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, सारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यही है, इसके अलावा नेट प्रेजेंट वैल्यू में कुछ भी नहीं। ऑलराइट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनफ्लोज आउटफ्लोज आपके पास मौजूद होंगे और आपने उस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके देनी होगी। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने कहा कि प्रोजेक्ट ए इज प्रेफरेबल। एनी क्वेश्चन? अब हम लोग ना एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को ही समझने के लिए। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं लेकिन सिर्फ यह है कि हम लोगों ने ना अपने कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। अब देखिए यहां पर एक डिसीजन मेकिंग हो सकता है कि मैंने ना एक मशीनरी परचेज करनी है। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम लोग एक मशीन परचेज करने जा रहे हैं। मिस्टर ए परचेज अ मशीन costing rupees 500,000. The useful life is 5 years. The scrap value is 20% of cost. Scrap value is 20% of cost. अब आप लोगों को स्क्रैप वैल्यू का पता है? गुड।
डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ लिया मैं? चले, स्क्रैप वैल्यू बेसिकली होती है कि जब हम लोग उस मशीन को एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ सेल करने के लिए जाएंगे तो वो मशीन कितनी अमाउंट में सेल हो जाएगी। तो हमने कहा कि कॉस्ट का 20% पे सेल हो जानी है। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी है 500,000, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 100,000। ओके, द एनुअल बेनिफिट्स फ्रॉम द machine are as follows. ईयर 1 2 3, मतलब फर्स्ट 3 इयर्स के लिए जो हमें इससे बेनिफिट मिल रहे हैं वो 150,000 ईच ईयर। ईयर 4 और 5 में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो 100,000 ईच ईयर। आपको ये बात समझ आ गई? ईयर 1 2 3 में जो हमें एनुअल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो 150,000, एंड ईयर 4 और 5 में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो, तो यूजफुल लाइफ भी 5 साल की, तो 5 साल तक ही बेनिफिट मिलेंगे ना, वो ये है हमारे पास। द रेट इज discounted rate is 15%. Find NPV। अच्छा, फाइंड एनपीवी आपसे कह सकते हैं, या आपसे पूछ सकता है कि मशीन का परचेज करना उसके लिए फिजिबल है या नॉट फिजिबल। तो मतलब अगर इससे एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिजिबल है, नेगेटिव है तो नॉट फिजिबल है। एनपीवी पूछ रहा है तो हम लोग उसे वैल्यू बता देंगे कि एनपीवी हमारे पास ये है, कैलकुलेट करें। क्या बात, जल्दी करें। जी बिल्कुल, पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। शाबाश, जरा ट्राई करें, इसकी मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दें। चलें, गुड ट्राई आप लोगों ने जितना कुछ किया। लेकिन अब देखें, इस क्वेश्चन ने कुछ इस तरह से सॉल्व होना था। मैं आपको इक्वेशन से भी समझा सकता हूं, लेकिन आप ना जरा इसकी टाइमलाइन को देखें। टाइमलाइन से आपको ज्यादा इजीली ये चीज समझ आ जाएगी। देखें, टोटल आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? तो ये देखें, ये 5 इयर्स के लिए मैंने जरा टाइमलाइन बना ली। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ ईयर। अच्छा, अब देखें, आप लोगों ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की, आपको कैश आउटफ्लो कितने मिले? कितने कैश आउटफ्लो मिले हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में? जी, आउटफ्लो एक ही है। और कौन से टाइम ड्यूरेशन पर है? 0 पर। कितनी अमाउंट का? 5 लाख। ये देखें। अच्छा, इसके बाद ना आपको एनुअल बेनिफिट्स हुए। फर्स्ट ईयर के एंड पर कितना बेनिफिट हुआ? 150,000। सेकेंड ईयर के एंड पर 150। थर्ड ईयर के एंड पर 150। फोर्थ ईयर के एंड पर 100। फिफ्थ ईयर के एंड पर 100। और स्क्रैप वैल्यू आपका कैश इनफ्लो होता है। मशीन को परचेज करना कैश आउटफ्लो, और मशीन को सेल करके जो सेल प्रोसीड्स आपको मिलती हैं बेटा, वो आपका कैश इनफ्लो है। वो भी तो मशीन की तरफ से एक बेनिफिट ही है ना। कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ।
तो एट द एंड जाकर आपने इसमें ऐड कर देना था 20% ऑफ 500,000, और वो अमाउंट कितनी है आपके पास। तो आप 5th ईयर पे जो आपको टोटल कैश इनफ्लो मिल रहा है वो 2 लाख का मिलता है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा, अब हमने इसकी एनपीवी फाइंड करनी थी। तो एनपीवी फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। देखें बेटा, फर्स्ट 3 सेम सेम है, रेगुलर टाइम इंटरवल है, एन्युटी लग सकती है, लेकिन अगर चाहो तो आप इन तमाम को अलग अलग भी डील कर सकते हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दो कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों सिचुएशन में प्रिंसिपल अमाउंट सेम आएगी। ओके, तो अब यहां पर हम लोग 150,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 10% था, नहीं 15%, रेज टू पार डिवाइडेड बाय, देखें ये 0 पर आ गए लेकिन ये खत्म नहीं हुए ऐड। अब 4th और 5th ईयर में देखो ना, सपोज स्क्रैप वैल्यू नहीं 100,000 सेम है, 2 है, अगर इस पे ऑर्डिनरी लगाओगे तो उसने 3rd ईयर पर आना है, 3rd से 0 पर, फिर वही डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो इतने झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरा कि अगर आप इसके ऊपर एन्युटी लगाओ तो स्क्रैप वैल्यू के ऊपर फिर से डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो आप इन दोनों अमाउंट्स को अलग अलग ट्रीट करना। आप सबसे पहले जाओ 4th ईयर पर, जो 100 है, 100,000 into 1 plus 15% raised to power प्लस अब 5th ईयर पे स्क्रैप को और जो आपको बेनिफिट मिला, दोनों को इकट्ठा करके एक ही डिस्काउंटिंग फैक्टर डालो इसके ऊपर। तो आप क्या अमाउंट यहां पे लिखेंगे, 200,000 into 1 plus 15% raised to power minus 5। ये है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज, और इसमें से माइनस कर दें present value of cash outflow 500,000, and the NPV is 906, ये लॉस है। ऑलराइट, अब अगर बाजाहिर देखो ना तो 150 150 150 100 प्लस 200, तो ये आप लोगों की अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, कैश इनफ्लोज अच्छे खासे बन जाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप मशीन को परचेज करते हो तो आप लॉस में चले जाते हो। आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना आ गई। अच्छा, अब इसी से रेलिवेंट ना आपसे कुछ और क्वेश्चन किया जाता है। देखिए, मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की ही एक्सटेंशन करता जाऊंगा। इसी से रेलिवेंट आपसे एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह से किया जाता है कि आपसे कहा जाता है कि भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप मशीन परचेज ना करो, आप उसको रेंट पर रखो, तो आपको एनुअल रेंट बता देगा, एनुअल रेंट या मंथली रेंट, क्या आप लोग इतना रेंट पे करते रहो। ऑलराइट, आपका सिंपल एक्सपेंस है लेकिन मशीन आपकी नहीं होनी। अब जब आप लोग रेंट पे करते हो, क्या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है? नहीं, जिसकी गाड़ी होती है उसी की होती है, गाड़ी या मशीन जिसकी भी हो। मतलब आप लोग उबर पे गाड़ी करवा रहे हो, उसने आपसे कहा कि भाई 500 रुपए लूंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ड्रॉप करने के, गाड़ी पंक्चर हो गई, क्या आप लगवाओगे? नहीं, जिसकी गाड़ी है वो लगवाए। गाड़ी में कोई इशू हो गया, जिसकी गाड़ी है, भाई मैंने तो 500 देने और मुझे उस जगह पे छोड़, मेरा सिर्फ वही एक्सपेंस है। आपको ये बात समझ आई? और दूसरा ऑप्शन क्या है कि गाड़ी अपनी परचेज कर लो। अब जब गाड़ी अपनी परचेज करोगे वो रेंट बच जाएगा, जो आप लोग डेली बेसिस पे किया करते थे या मंथली बेसिस पे जो भी होगा। लेकिन अब गाड़ी की जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो आपकी है। गाड़ी परचेज करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। बेनिफिट क्या होना है? सिर्फ वो रेंट की अमाउंट। मतलब एक बिल्डिंग है, आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप रेंट पे रहो या बिल्डिंग परचेज कर लो। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑप्शन इज बेटर। आप दोनों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और वहां पर जाकर आपने कंपैरिजन करना है कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके हो।
अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन में ना थोड़ी सी एक्सटेंशन कर देता हूं, या इसको यूं समझ लें, मैं इसी को जरा इस फॉर्म में लिखता हूं, एक न्यू कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को, कि मैं आपसे कहूं ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर हैं आप लोगों के आउटफ्लो, यहां है आपके पास इनफ्लोस। हर किस्म की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है, वो सारे हम लोग यहाँ पे डील करके जाएंगे। आउटफ्लो में सबसे पहला आपने मशीन को परचेज कर लिया। अब देखिए, अब अगर मैं लिख रहा हूं ना इसको, आउटफ्लो को आउटफ्लो के कॉलम के नीचे मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, तो मैंने ऊपर बता दिया कि भाई आउटफ्लो है। अगर एक ही कॉलम होता ना जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होते, तो ब्रैकेट्स वाले आउटफ्लो और विदाउट ब्रैकेट्स इनफ्लो। क्लियर? अब मैंने ये मशीन परचेज कर ली, इससे पहले वाले एग्जांपल में इस आउटफ्लो के अलावा और कोई आउटफ्लो, लेकिन क्या मशीन को एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा? उसके पेट्रोल का एक्सपेंस, उसके रनिंग एक्सपेंसेस, क्या ऐसी चलती रहेगी वो? क्या मुझे एनुअल बेसिस पे रिटर्न लेने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी तो करना पड़ेगा ना? सपोज कि मैं ये कह देता हूं कि मुझे इसके ऊपर 20,000 रुपीज पर ईयर एनुअल एक्सपेंस करना पड़ता है। ऑलराइट, और इससे जो मुझे बेनिफिट्स हुए हैं, यहां पर मुझे बेनिफिट हुआ 200,000 का, यहां बेनिफिट हुआ मुझे 180,000 का, यहां पे इनफ्लो है 220,000 का, यहां पे इनफ्लो हुआ 200,000, एंड एट द एंड जो मेरा इनफ्लो है वो है 150,000। ऑलराइट, और एंड पे कह देता है द स्क्रैप वैल्यू इज 70,000। इस तरह क्वेश्चन लिखने से आपको स्टेटमेंट्स की सही से समझ आ गई है ना? फाइंड एनपीवी एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जी, मुझे इस प्रोजेक्ट की एनपीवी फाइंड करते थे। शाबाश, 2 मिनट है, इस प्रोजेक्ट की एनपीवी फाइंड करके। ये 70,000, 70,000। इस किस्म के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट्स की, लेकिन अब ये देखें कि आप बस एफर्ट्स ही कर रहे थे, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लिया था। आप आउटफ्लोज को अलग से देख रहे हैं, इनफ्लोज को अलग से देख रहे हैं, इस किस्म की सिचुएशन। जब भी आपके पास इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए, आप ये देखें इनफ्लोज के ऊपर एन्युटी तो नहीं लग रही, इनफ्लोज के ऊपर एन्युटी तो नहीं लग रही ना, हर किसी के ऊपर अलग अलग से डिस्काउंटिंग फैक्टर। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, चले मैं मान लेता हूँ कि आउटफ्लो यहाँ पर सेम सेम अमाउंट के आ गए 20,000 के, लेकिन आप ये देखें कि फर्स्ट ईयर का 20,000 वाला भी तो 1 ईयर बैक जाएगा, साथ में 2 लाख भी तो 1 ईयर बैक जाएगा, है ना? ऐसा फर्क क्या है कि एक इनफ्लो है एक आउटफ्लो है। जब इस किस्म का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने लगे हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, आपने स्टार्ट में ही नेट कैश फ्लोज फाइंड कर लेने हैं। नेट कैश फ्लो। अब देखिए, मैंने इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूं नेट कैश फ्लो। अब देखें, जीरो टाइम ड्यूरेशन पे बेटा सिर्फ 5 लाख रुपए का आउटफ्लो है, किसी किस्म का कोई इनफ्लो नहीं है। तो यहां पर जब मैं इसको लिखूंगा ना, मैं 500,000 ब्रैकेट्स में लिखूंगा। अब आपने अपने क्वेश्चन को खुद ही इजी करना है। फर्स्ट ईयर के एंड पर गए, भाई मैंने अर्न किया 2 लाख रुपए, लेकिन मैंने 20,000 रुपए का एक्सपेंस भी तो किया, तो बेसिकली मैंने अर्न कितना किया?
तो यहाँ पे 180 लिख दो। अब जहां पर आप पहले 10 फार्मूलाज लगा रहे थे ना, वहां पे 10 फार्मूलाज नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ 5 मरतबा डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना पड़ेगा बस, और आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहां देखें 20,000 का आउटफ्लो, 180 का इनफ्लो, तो बेसिकली 160 का इनफ्लो, यहां पर 200, यहां अच्छा यहां पे 150 लेस 20 इज इक्वल टू 130 प्लस, यहां पर आपने स्क्रैप वैल्यू को भी साथ लेके चलना है। तो फिफ्थ ईयर के एंड पर जो आपका इनफ्लो है वो, अब आपका ये क्वेश्चन इजी हो चुका है। अब जब कैलकुलेटर में पुट करना हो ना, आप अमाउंट्स की राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में देखें, अगर सारी वैल्यूज फुल फिल करते जाएं तो उसकी आप रेंज से बाहर निकल सकते हो, तो आपने विद इन रेंज रहना होता है। तो आप जब कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करने लगे तो इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स करें, आप इन वैल्यूज को इन थाउजेंड्स राउंड ऑफ कर लें। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? अब जब मैंने इसकी एनपीवी फाइंड करनी होगी, मैं इसकी एनपीवी फाइंड करूंगा, बात यहां पे जरा गौर से सुनना। 180 इनटू, अब देखो मेरी 3 जीरो बच गई, तो कैलकुलेटर में 3 स्पेसिस भी तो बच गई, तो 3 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं 18 स्पेसिस बच जाएंगी, टाइम भी सेव हो जाएगा, कैलकुलेटर ने वर्किंग भी बिल्कुल सही सही करके देनी है। 180 इंटू, अब मैं आप में से कोई कैलकुलेट करता रहे जरा साथ साथ, 1 प्लस 12% रेज टू पावर -1 प्लस, अब सारे इनफ्लोज आपने ऐड करने हैं, प्लस 160 इंटू 1 प्लस 12% रेज टू पावर -2 प्लस 200 इंटू 1 प्लस 12% रेज टू पावर -3 प्लस 180, 1 प्लस 12% रेज टू पावर -4 प्लस 200 इंटू 1 प्लस 12% रेज टू पावर -5। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ चुकी है, और इसमें से लेस कर देंगे 500 था, और यहां पे लिखेंगे क्या? 500, क्योंकि अमाउंट इन रुपये 1000 है। तो आप देखिए आपके कैलकुलेटर पे क्या आंसर आया है? 158.499। अब देखिए ये भी अमाउंट्स इन 1000 है, ऑलराइट। अब आपने कितने जीरो कैंसिल किए थे? 3। तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट हैंड साइड को मूव करवा देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 158,499, ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब देखिए इससे पहले एफर्ट्स आप लोगों ने भी की हैं, लेकिन यहां पर देखें आपने एफर्ट्स ठीक जगह पे करनी है, कि आपने अपनी कैलकुलेशंस को खुद ही इजी करना है। अब देखिए हर पर्सन के लिए अलग अलग गाड़ी ना बुक करो भाई, जब दोनों की मंजिल सेम है और दोनों को ने सेम जगह से ही जाना है, तो एक ही गाड़ी दो दोनों को, मतलब इनफ्लोज और आउटफ्लोज को नेट कर दो और एक ही डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करवा दो, यहां तक किसी को कोई इशू? जी, ये जितने साल पीछे जा रही है, अब सपोज थर्ड ईयर वाली अमाउंट की ना 200, ये 3 साल पीछे जा रही है, तो -3 कर दिया इसके लिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 पे लेके जाना है ना, जितने साल पीछे जाएंगे उतने साल के लिए। बेटा प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की तरह यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि अभी देखिए आपको मैं इनफ्लो आउटफ्लो बता देता हूँ, आप मुझे एनपीवी फाइंड करके देते हो, रेट भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको इनफ्लो बता दे, आपको आउटफ्लो बता दे, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू खुद ही बता दे, रेट मिस करते हैं। तो जहां जहां आप 12% सपोज लिख रहे थे, वहां पर X% आता जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि रेट बता दें और आपसे पूछे कि यार मुझे रिटर्न मिल रहे हैं ये, तो बताओ मैं इन्वेस्टमेंट कितनी करूं, मतलब आपसे आउटफ्लो ही पूछ ले इन्वेस्टमेंट,
तो जहां पर ये आपने -500 किया हुआ है वहां पर -x जाके पुट कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके पास आउटफ्लो की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक टाइम के इनफ्लोज मिस करते हैं, मतलब थर्ड ईयर का इनफ्लो मिस करते हैं, बाकी सारे आपको बता दें। तो भाई जहां पे थर्ड ईयर का इनफ्लो था वहां पर आपने एक्स जाके पुट कर देना है। तो आप थर्ड ईयर कोई भी इनफ्लो भी फाइंड करके दे सकते हैं, उसको आउटफ्लो मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट भी फाइंड करके दे सकते हैं, आप उसको रेट ऑफ रिटर्न भी फाइंड करके दे सकते हैं। कि इसको रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है, इसको इंटरेस्ट रेट नहीं कहा जाता। बेसिकली ये जो होता है ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न होता है, तो इसको रेट ऑफ रिटर्न बोल देता है वो, कि रेट ऑफ रिटर्न आपके पास इतना है। तो इन तमाम चीजों को यूज करते हुए आप लोग इजीली उसे बता सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। Am I right? Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही जरा सॉल्व करवा देता हूं। जैसे मैं आता हूं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। अभी के लिए आप आ जाओ सिर्फ प्रोजेक्ट ए के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट ए के ऊपर। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि भाई मैं ये 10% आपको नहीं बता रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न नहीं बताया, मैंने आपको आउटफ्लो बताया, मैंने आपको इनफ्लोज बताया, प्रोजेक्ट ए पे सिर्फ नजर हो। और मैं आपसे ये कहूं कि अगर एनपीवी की वैल्यू 0 हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो क्या आप मुझे फाइंड करके दे सकती हैं? करें, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों के लिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। इससे पहले मैंने आपको रेट ऑफ रिटर्न बता के एनपीवी फाइंड करवाई थी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी 0 हो तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? जल्दी से मुझे फाइंड करके दें प्रोजेक्ट ए एंड बी के लिए। अब इस क्वेश्चन को ना हम लोग जरा अलग से करके ना फिर इसको सॉल्व करते हैं। सेम प्रोजेक्ट्स हमारे पास, ये वैल्यूज। अब हम लोग ना यहाँ पर प्रोजेक्ट ए पे आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ये देखें, प्रोजेक्ट ए आउटफ्लो 100,000 और जो इनफ्लोज हैं ये 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हैं 30,000। ये देखें, और यहां पर अब जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, फाइंड और वेयर एनपीवी इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, 2000, 1500, 1200, कुछ भी, तो वो पुट कर देना। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे ना भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना, जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अपने कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज को राउंड ऑफ करो, मींस दैट कोशिश करो कि कॉमन जीरो कैंसिल कर, और वो जितनी जीरो कैंसिल करते हो एनपीवी फाइंड करते हुए एंड रिजल्ट में वो जो डेसिमल पॉइंट होना उतने डिजिट्स राइट हैंड साइड को मूव करा दिया करो। क्या आपको ये बात समझ आ गई? लेकिन जब आप लोग आर फाइंड करने लगो तब अमाउंट की राउंडिंग ऑफ करो, राउंडिंग ऑफ के बाद भी वही रिजल्ट होना है जो विदाउट राउंडिंग ऑफ होना है। ओके, लेकिन आपका काम आसान हो जाना है। अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा ना, मैं इन 1000 नहीं करूंगा, इन 10,000 करूंगा, क्योंकि हर अमाउंट में 4 जीरो है। तो भाई मैं 4 कैंसिल करता हूं, तो मेरे पास आउटफ्लो कितना बन जाएगा? 10, और इनफ्लो कितना बनेगा? 3 रुपीज। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है? सेम एनपीवी वाला फार्मूला। बेटा जब मैंने आपसे ये कहा कि एनपीवी इज इक्वल टू 0, इसका ये मतलब नहीं है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में हमने देखा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, ब्रेक इवन पॉइंट, देन एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो जब मैंने आपसे कहा कि ब्रेक एनपीवी इज इक्वल टू 0, तो इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। क्या आपको ये बात समझ आ गई? आप ऐसा कर सकते थे। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को अगर मैं डिटरमिन करने के लिए जाऊं तो मैं कैसे करूंगा? 3 into, अब ये सेम सेम थे, तो 1 - 1 +
x% raised to power is divided by, अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गई। अब दो ऑप्शन थे, लेस 10 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू, ऑलराइट, और यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज, अब देखो एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा आपके पास 15.23%। एनी इशू? अच्छा नेक्स्ट जी, बेटा आउटफ्लो को आप कोई ब्रैकेट फ्रैकेट नहीं लगानी, हाँ इधर सही है। इसी तरह से बेटा प्रोजेक्ट बी के लिए भी आप लोग सेम ऐसा ही था हमारे पास कि हम इसको सॉल्व करते प्रोजेक्ट बी को। आई होप कि वैसे मेथड आपको समझ आ चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट बी के लिए आपके पास वर्किंग होनी थी कुछ इस तरह से। ये प्रोजेक्ट बी था आपके पास 0 1 2 3 4 5 100,000। अच्छा इसके बाद था 25 या 20,000 25,000 30 35 and 40,000। और सेम रिक्वायरमेंट फाइंड और where NPV is equal to 0। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो इसके लिए देखें भाई, अब मैं 4 0 नहीं खत्म कर सकता क्योंकि कॉमन नहीं है, तो मैं 3 को कर लेता हूं। हाँ 4 भी कर सकता हूं, तो बेटा ये जो 25 है ना ये लिखा जाएगा 2.5। ऑलराइट, जो 20 है वो लिखा जाएगा 2। लेकिन अगर मैं 4 0 कैंसिल करता हूं तो जो 25,000 है वो लिखा जाएगा 2.5, 35,000 लिखा जाएगा 3.5। तो आप लोग 3 0 कैंसिल कर, आप 4 ना करो। क्लियर? अच्छा फिर यहां पर देखें हर अमाउंट ने अलग अलग जाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 20 इंटू 1 प्लस x% रेज टू पावर प्लस इंटू 1 प्लस x% माइनस 2 प्लस 30 इंटू x% माइनस 3 प्लस 35 x% रेज टू पावर माइनस प्लस 40 x% रेज टू पावर इज इक्वल टू 100 या माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो वैसे कोशिश क्या करो कि अगर एनपीवी 0 हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ऑलराइट, तो यहां से आपने आर की वैल्यू फाइंड की तो आंसर आया 0.45। किसी को एतराज इस बात पे? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा यहां पर आप लोगों ने प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी फाइंड की हुई थी एट अ रेट ऑफ 10%। एम आई राइट? ये देखें यहां पर ये आपने 10% पे फाइंड की हुई, तो हमारे पास ना आंसर मौजूद है 10% के मुताबिक। अच्छा अगर मैं आपसे यही कहूं कि यही प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी, और आप लोग मुझे इसकी एनपीवी फाइंड करके दें एट अ रेट ऑफ 18%, तो क्या आप मुझे फाइंड करके दे सकती हैं? करें जरा। 18% पे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी फाइंड करके दें। तो अगर मैं प्रोजेक्ट ए की बात करूं, प्रोजेक्ट ए की एनपीवी मेरे पास मौजूद है एट अ रेट ऑफ 10%, और ये वैल्यू है मेरे पास 13724।
और मैंने आपसे कहा इसी प्रोजेक्ट की एनपीवी मुझे फाइंड करके दें एट अ रेट ऑफ 18%, तो इसकी एनपीवी क्या आ जाएगी जी? 93 नेगेटिव में है, -6185 जी। सबका यही आंसर है? अच्छा बेटा बात सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको एनपीवीज की वैल्यूज गिवन हो, दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको एनपीवीज की वैल्यूज गिवन और आपसे कहा जाए फाइंड आर वेयर एनपीवी इज इक्वल टू 0। अब आपको इनफ्लोज आउटफ्लो कुछ नहीं गिवन होंगे, सिर्फ यही क्वेश्चन आपको गिवन होगा कि दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनपीवी की वैल्यूज गिवन है। तो बेटा आपको याद होगा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेट प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आप लोग खुद देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज करने से एनपीवी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, क्या ऐसा है ना? अच्छा मैंने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जहां पर एनपीवी की वैल्यू मतलब कि 10% से तो ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव है ना 13724, मैंने इसको 0 पर लेकर आना है तो मैं इसको कम करूंगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करूंगा। लेकिन अगर मैं सेकंड के मुताबिक देखूं तो नेगेटिव है 6185, इसको मैंने 0 पर लेकर आना है तो मैं इंक्रीज करूंगा एनपीवी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 18 से कम है, ऐसा ही है ना? अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे एक छोटा सा फार्मूला, और वो फार्मूला है हमारे पास आर इज इक्वल टू लोअर रेट, एल आर स्टैंड फॉर लोअर रेट, मतलब दो रेट्स होंगे ना, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, तो हमारे पास लोअर रेट कौन सा है 10, तो मतलब 10% आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अब जाके फ्रैक्शन ऑन करना, मतलब लोअर रेट के साथ नहीं फ्रैक्शन ऑन कर लेनी, गलत हो जाएगा, लोअर रेट प्लस फिर फ्रैक्शन ऑन करना, एनपीवी एट लोअर रेट, मतलब 10% की जो एनपीवी है वो न्यूमिरेटर में लिखना, फिर यही एनपीवी नीचे आ जाएगी, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो अगर इस प्रोजेक्ट ए के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे 10% प्लस एनपीवी है 13724 डिवाइडेड बाय 13724, ये नेगेटिव साइन है फार्मूले वाला, और एनपीवी खुद भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6185 इनटू हायर रेट 18 माइनस 10 मतलब 8%। तो परसेंटेज का साइन ना लगाओ तो मतलब आंसर रेट है फाइंड करना है तो वो भी परसेंटेज में ही आ जाएगा, तो परसेंटेज का ऐसा साइन लगाने की जरूरत नहीं, जरा फाइंड करें। 15, इसको एंड पे मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, 15.5%। अब जी क्या कह रहा है आपसे कि 15.5% पर आपके पास जो एनपीवी की वैल्यू होगी वो 0 होगी,
क्या ऐसा ही है? तो इससे पहले आप लोगों ने यही डाटा, यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आपने रेट क्या बताया था मुझे? 15.23। ऐसा ही था ना? और अभी देखो क्या आंसर आ रहा है, 15 पॉइंट। थोड़ी बहुत फार्मूले में डेविएशन होती है। ओके, परफेक्ट जो आंसर है ना वो ऊपर वाला है, जिसमें आप लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को इक्वल टू कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। वो है एग्जैक्ट आंसर कि उस रेट के ऊपर एनपीवी की वैल्यू 0 है। लेकिन इन केस अगर डाटा इस तरह से गिवन हो और आपसे यही बात पूछ ले, तो आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस रेट पर एनपीवी की वैल्यू 0 होगी, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी डेविएशन पाई जाती है। तो 0.2 0.3 की डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होती। इसके करीब करीब जो आंसर आपको नजर आ जाए आपने उसको टिक कर देना है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों? यहां तक कोई इशू? क्या आपको एनपीवी सही से समझ आ गया है? बेसिकली आप लोग आईआरआर पढ़ चुके हैं। मैंने आपको सिर्फ एनपीवी नहीं पढ़ा दिया, आप लोग इससे अगला जो टॉपिक था ना हमारा लास्ट टॉपिक फाइनेंस का, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आप ये वही कुछ कर रहे थे। तो ये आप लोगों ने आईआरआर को कंप्लीट कर लिया, कोई शो? तो बेसिकली आईआरआर एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जिस पर एनपीवी की वैल्यू 0। वही मैंने आपको बढ़ा दिया कि ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर एनपीवी की वैल्यू 0 हो, वो आईआरआर। और इस टॉपिक का नाम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इन शॉर्ट इसे कहा जाता है आईआरआर। तो ये जो अभी मैं रिक्वायरमेंट्स लिख रहा था ना, फाइंड और वेयर एनपीवी इज इक्वल टू 0, तो अब आपसे यही कहेगा, ऊपर वाली सारी रिक्वायरमेंट्स इनफ्लोज आउटफ्लोज देकर आपसे कहेगा फाइंड आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसी तरह प्रोजेक्ट बी में भी फाइंड आईआरआर। अच्छा, आईआरआर को फाइंड करने के दो मेथड थे। एक, कि अगर इनफ्लो आउटफ्लो गिवन हो तो एक दूसरे के इक्वल कर दो। दूसरा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने का फार्मूला, ये आईआरआर फाइंड करने का फार्मूला था। इसके साथ लिख लें आईआरआर। और ये उस टाइम पे अप्लाई करना जब दो डिफरेंट रिटर्न्स पर आपको एनपीवीज की वैल्यूज गिवन, तब आपने ये फार्मूला। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखें, अगर यही चीज मैं आपसे कह देता हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो पता नहीं आप क्या सोच रहे होते कि पता नहीं कैसा टॉपिक है। तो कुछ ये नया टॉपिक नहीं है, एनपीवी की ही तरह का है कि एनपीवी को 0 कर दो तो रेट फाइंड करना। तो ऐसा रेट जहां पर एनपीवी 0 हो उसका नाम होता है आईआरआर। मतलब जिस तरह से आपने ब्रेक इवन पॉइंट देखा था, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट? जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। एनपीवी 0 होने का मतलब भी तो यही है ना। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है जिसके ऊपर ना मुझे प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पर ना मुझे प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, उसे कहा जाता है आईआरआर। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के लिए पहला ऑप्शन आपके पास होता है एनपीवी। एनपीवी उस टाइम पे अप्लाई करना जब पैसा आपका अपना हो। एनपीवी उस टाइम पर अप्लाई करना जब पैसा आपका अपना हो, उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट ना देना हो। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट का पैसा भी आपने बैंक से उधार पर लेना है, तो उनको भी तो आपने इंटरेस्ट पे करना है और फिर उससे खुद भी कमाना है। तब आप लोग एनपीवी ना फाइंड करना, तब आईआरआर कैलकुलेट करना। अब इसका क्या मकसद, यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल सुनिए। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपए उधार के तौर पर लिए। इन्वेस्टमेंट करनी थी 100 रुपए की, और 100 रुपए ही हम लोगों ने उधार के तौर पर ले लिए, लोन।
और आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो कैपिटल कहलाती है। ये बात समझ आ गई? अब बैंक वालों ने कहा कि जनाब ये 100 रुपए ले जाएं, लेकिन 1 साल के बाद हम आपसे इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 1 साल के बाद जब बैंक को पे करने के लिए जाऊंगा तो मैं कितनी अमाउंट पे करूंगा? 110। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से मैंने आपको IRR समझा देना है, आपको पता चल जाएगा डिसीजन मेकिंग करनी किस तरह से है। अब बेसिकली ये 100 रुपया तो आपका कैपिटल बन गया, और इस कैपिटल 100 रुपए के ऊपर 10 रुपीज मतलब 10%, ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या? कि जो चीज मैं कैपिटल के तौर पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन होता है एंड योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अब क्या हुआ, मैंने जब ये इन्वेस्टमेंट की, मुझे इसके ऊपर 8% रिटर्न आ गया। बात जरा सुनना, मैंने ये 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी बिजनेस में, उसके ऊपर साल के एंड पे मुझे 8% रिटर्न आ गया, तो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट की जगह पर मुझे कितनी अमाउंट मिली? अब अगर मैं एनपीवी से पूछता तो एनपीवी तो कहता भाई 8 रुपए का प्रॉफिट है, इन्वेस्ट कर दो। क्या ख्याल है? लॉस तो नहीं है ना मुझे, 8% का प्रॉफिट है। लेकिन उस वक्त जब पैसा मेरा अपना, अब 108 रुपए मैंने अर्न किए, बैंक को देना है 110 रुपए, तो मैं लॉस में चला गया। तो ये जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, ये मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। ये बात समझ आई? क्या लगता है आपको, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नहीं। अच्छा, तो अगर मैं इसको जरा समराइज करूं, तो क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इफ IRR, ये कहलाता है, ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये IRR, कॉस्ट ऑफ IRR, अगर आप लोगों के पास ज्यादा हो रेट ऑफ रिटर्न से, दो सिचुएशंस आपके पास बनेगी कि IRR या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब बात सुने, एक सिचुएशन ये है आपके पास जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दी है 8% वाली, और दूसरी सिचुएशन है कि भाई आपको 15% का प्रॉफिट हो गया। ऑल राइट, तो आपको कितनी अमाउंट मिली? अब बेसिकली आपका 15 रुपए का प्रॉफिट है अगर पैसा आपका अपना होता तो, लेकिन इसके ऊपर 10 रुपीज तो आपने बैंक वालों को देना है। आपको कितनी बचत हुई? आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए आपको। ये बात समझ आई? लेकिन अगर आपका अपना रिटर्न 8% इन टोटल आ रहा है और 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, क्या आपको करना चाहिए? नहीं। आपने डिसीजन मेकिंग सीख ली। लेकिन इस चीज को अब समझने के लिए ना हम एक ग्राफ का सहारा लेते हैं। ये देखें, इसके लिए ना एक छोटा सा ग्राफ बनाया जाता है, और यहां से ये चीज बड़े इजीली आप लोगों को समझ आ जानी है। आर की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है? रिटर्न की वैल्यू आर परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या नेगेटिव हो सकता है? मैं आपसे कहूं कि मैं 100 रुपए का लोन ले रहा हूं और उसके ऊपर -10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताओ ना, नहीं हो सकता? इसकी ज्यादा से ज्यादा बुरी वैल्यू क्या होगी? 0%। ये थोड़ी होगा कि मैंने लोन भी लिया और बैंक वालों ने कहा है कि -10%, कि भाई हम आपको देंगे 10%, ये लो, ये लोन ले जाओ। तो बताओ ना कि भाई आर की वैल्यू नहीं है। एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने लिखना है एनपीवी, और ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर दोनों जीरो है। लेकिन एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है,
इसलिए ये मैंने पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे भी बना दिया है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने बनाना होता है एनपीवी का ग्राफ, एनपीवी का ग्राफ, और वो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से। ये यूं बनता है। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाए तो एनपीवी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। इसी तरह अब देखो, लेफ्ट टू राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना है, तो एनपीवी की वैल्यू देखो लॉस में जा रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पर एनपीवी जैसे इसको टच करेगी तो वैल्यू जीरो हो गई है, इस रेट को कहा जाता है IRR। ओके, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ कैपिटल कह दो, जिस पर एनपीवी की वैल्यू जीरो है, कि मुझे ना तो प्रॉफिट होना है ना ही लॉस होना है। 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल था और 10% ही मुझे उसके ऊपर रिटर्न हुआ है, तो मैं 110 रुपए अर्न करूंगा और 110 रुपए बैंक को दे, मुझे कुछ बचा? कुछ भी नहीं। ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो इससे कम, इस IRR से कम हो, तो फिर ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर से मुराद है कॉस्ट ऑफ। अगर ये IRR से कम हो तो देखें मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप जो लोन ले रहे हो उसकी परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू IRR, तो आप लोग प्रॉफिट में हैं। मतलब आप ये देखें कि आप जो लोन ले रहे हो ना वो 10% पे है, जबकि आपका IRR है 15%। आपने उसके ऊपर रिटर्न देना है 110 का, जबकि आपको मिल रहा है 115। प्रॉफिट हो रहा है, एक्सेप्ट करोगे? तो हम लोगों ने कहा कि अगर IRR की वैल्यू ज्यादा हो रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ कैपिटल से, यहां पर रेट ऑफ कैपिटल कर देते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ कैपिटल कुछ ना कुछ इस तरह की चीज गिवन होगी और आपने उसका कंपैरिजन करना होगा IRR के साथ। अगर IRR ज्यादा हो और ये R की वैल्यू कम हो तो आपने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, वहां पर एनपीवी की वैल्यू ज्यादा होगी आपके पास। ये इस सिचुएशन से आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर R की वैल्यू कम है और IRR ज्यादा है तो आपने एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास ये सिचुएशन इधर आ जाए, जरा राइट हैंड साइड पे चली जाए, कि आपको रिटर्न हो रहा है सपोज के ये 10% का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, तो आप लोग लॉस में चले जाएंगे। अगर IRR कम है रेट ऑफ कैपिटल के, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग लॉस में होंगे, क्या आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए? तो रिजेक्ट। ये था कि 10% आपके पास था और अगर IRR है आपके पास 8%, तो आपने रिजेक्ट कर देंगे। 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल था लेकिन IRR है आपके पास 15%, तो आपने एक्सेप्ट कर लेना है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? IRR कैलकुलेट भी कर लेंगे आप लोग, अब चाहे इनफ्लोज आउटफ्लोज गिवन हो तब भी IRR कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई डाटा हो तो फार्मूला अप्लाई करके भी आप लोग IRR कैलकुलेट कर लेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कंप्लीट कर लिया। हमारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। कल का लेक्चर हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा और हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।